जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे किस पे, जो जानेंगे आज हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में। जैसे हम लोग होता है ना कि CPC, IPC, CRPC क्या होता है, इन सारों की चीज़ों के बारे में जानेंगे। दीवानी पुलिस स्टेशन, जुडिशल स्टेशन, पुलिस स्टेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, संविधान के बारे में। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा मतलब भारत में सबसे बड़ा क्या है, भारतीय संविधान। अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। हमारा भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा मतलब हर एक चीज़ों की किताब बनाई गई है। जैसे सिविल का जैसे कानून हो गया, IPC की CRPC की किताबें अलग अलग, कानूनों की किताबें अलग अलग होती है। जिस तरह उस तरह हमारा संविधान भी एक किताब है मोटी सी। तो इसके बारे में जानेंगे क्या है। इसमें मतलब देश के बारे में दिया हुआ है कि मतलब देश कैसे चलेगा, कैसे खंडित होगा। फिर राज्य कैसे चलेगा, राज्य में लोग शासन कैसे करेंगे। फिर सरकार, यानी कि सरकार सेंटर जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सरकार कैसे चलेगी, कैसे बनेगी। फिर नागरिक, यानी कि नागरिक लोगों का अधिकार, उनका स्वतंत्रता, वोट देने जैसे अधिकार हो गए। फिर अधिकार की बात की गई। अधिकार का मतलब समानता का, स्वतंत्रता का, फंडामेंटल राइट्स एंड और बाकी सब चीज़ें जो होती हैं, ऐसे वोट देने का अधिकार हो गया। फिर उसके बाद जाने कि कानून का मतलब ये होता है कि जैसे कानून पे बना हुआ है ना कि सिविल कानून, IPC कानून, जितना सारे होता है। तो इसके बाद जानेंगे सिविल कानून क्या है। जैसे हमारा मतलब भारतीय संविधान हमारा एक ऐसा है कि ये जो है कोई भी क्या नियम कानून, भारत का नियम कानून, सरकार कुछ भी टूट सकता है, लेकिन भारत का संविधान न टूटे, ऐसा इसको बनाया गया है कि हमारे मतलब भारत में कुछ भी सरकार कुछ भी टूट जाए, नियम कानून कायदा कुछ भी टूट जाए, लेकिन हमारा संविधान न टूटे। फिर उसके बाद आता है सिविल कानून के बारे में जानेंगे क्या है। इंग्लिश में इसको सिविल लॉ कहते हैं। सिविल कानून को सिविल लॉ हम लोग बहुत अक्सर सुने होते हैं, मार झगड़ा में वगैरह। मार झगड़ा में नहीं आता है, वैसे होता है जब कहीं जमीन विवादित की बात आती है तो उसमें बात की जाती है सिविल लॉ की, सिविल कानून की, सिविल कोर्ट की। तो ये चीज़ें। फिर इसके बाद बात जानेंगे सिविल लॉ, यानी कि दीवानी। सिविल लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं, सिविल दीवानी। इस दीवानी का मतलब जैसे होता है ना कि दीवानी किसी चीज़, अगर ये हो गया जमीन आपका है, आपका विपक्ष ने लिया है, ज़बरदस्ती करके आज कब्जा किया है, तो वो होता है कि जैसे आपने इस ज़मीन का क्या चल रहा है, दीवानी चल रही है, या दीवानी, ठीक ना, कोर्ट वगैरह जिले में होता है। फिर उसके बाद CPC, जैसे IPC होता है, वैसे सिविल लॉ के लिए एक सिविल लॉ तो एक तो कानून हो गया, सिविल लॉ जो हो गया वो एक कानून हो गया। उसको चलाने के लिए जो CPC बनाया गया, यानी सिविल प्रोसीजर कोड जो बनाया गया है, जैसे एक मोटी सी किताब है, जैसे हमारा भारतीय संविधान ही है, उसमें आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं। कुल 95 अनुच्छेद हैं, 395। तो उसको जानने के लिए जैसे राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, तो उसमें दिया हुआ अनुच्छेद कि कितने अनुच्छेद पे कितना अनुच्छेद पे है, तो हम लोग आसानी से खोज लेते हैं। अब उस तरह है तो खोजते खोजते दिक्कत पड़ जाएगी, 395 कहाँ है कहाँ नहीं है, खोजना दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसी तरह हमारा सिविल लॉ है, जो उसमें भी एक किताब में बनाया गया है कि मतलब इस कायदा कानून पे ये चीज़, ये धारा, ये सेक्शन लगेगा, चाहे एक काम होगा। तो उसी के लिए CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड में अगर कोई विवादित चीज़ हो जाता है तो उसमें आपको जो है दंड की बात की जा रही है, तो उसमें आपको दंड नहीं मिलता है, उसमें जो है आपको दंड नहीं मिलता है, उसमें आपको मुआवजा भरना पड़ता है। जैसे आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है तो वो भी क्या होता है, सिविल लॉ में आता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप ले लिए हैं कि 1 साल के लिए, कि आप 1 साल काम करेंगे या 1 साल में आप ख़त्म करेंगे, तो या तो आप ले लिए 1 साल का, आप 2 या 3 महीना में जो है, 5 महीना में जो है आप भाग रहे हैं, तो उसके लिए कहाँ बात होगी, सिविल कानून या सिविल कोर्ट में उसकी अपील की जाएगी कि मतलब ऐसा इन्होंने किया है, तो उसका जितना उसका घटा होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मुआवजा भरना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें दंड की बात, इसमें दंड अपराधित नहीं होता है, दंड नहीं दिया जाता, उनको मारा पीटा नहीं जाता है, उनको सिर्फ मुआवजा भरना पड़ता है। मारने से ज़्यादा उनको मुआवजा भरने पर उनको दिक्कत बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी लॉ। जैसे बताया ना कि आपको प्रॉपर्टी लॉ हो गया, जैसे तो इसमें जो प्रॉपर्टी लॉ,
प्रॉपर्टी लॉ से बताया कि मतलब जमीन विवादी जो चीज़ होती है, घर गृहस्थी का जो चीज़ होता है, उसी प्रॉपर्टी लॉ में आता है। जैसे कई चीज़ें देखे होंगे कि मतलब वकील जो होते हैं, लॉयर्स, तो वो कई प्रकार के लॉयर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी लॉयर्स, मनी बैंकरप्टी लॉयर्स और चीज़ें लॉयर्स होते हैं। तो उसी तरह मतलब प्रॉपर्टी लॉ ये भी एक क्या है, किताब है। प्रॉपर्टी लॉ भी एक किताब है कि इसमें कितना सेक्शन क्या है, कितना क्या है, क्या क्या लगेगा, ये प्रॉपर्टी लॉ में आता है। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने कोई भी चीज़ ले लिया है, आप लौटा रहे हैं, पैसा विवादी चीज़ हो गया, तो वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। फिर क्या जैसे इसे आ जाता है हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब भी क्या है, मोटी मोटी किताबों उसमें दिया रहता है कि हिंदू में क्या है, मुसलमानों में क्या है। हिंदू लॉ का मतलब ये हो गया कि उनमें जैसे तलाक की बात की जाती है, तो तलाक की बात की जाए तो हम लोगों में क्या है, तो वो हम लोगों को कोर्ट के द्वारा से सिग्नेचर करना पड़ता है, वकील के द्वारा, और सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं। फिर और मुस्लिम लॉ में क्या होगी कि जैसे 3 बार कह दिए तलाक तलाक तलाक, वो हो गया, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या मिलती है मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ में, ये सारी चीज़ें वो किसके अधीन आता है, सिविल लॉ के अधीन आता है, जिसको हम लोग सिविल लॉ यानी कि दीवानी के नाम से जानते हैं, जिसको सीपीसी के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के माध्यम से लगाया जाता है। इसमें दंड नहीं लगाया जाता, इसमें मुआवजा भरना पड़ता है। मुझे आशा समझ में आ गया होगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें, बाकी इसके आगे हम लोग जब बताएंगे भी सीपीसी आईपीसी के बारे में कि आईपीसी क्या होती है, फिलहाल अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो उतना हम लोग जाने संविधान के बारे में, सिविल लॉ के बारे में। अब जानेंगे किसके बारे में, आईपीसी के बारे में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि संविधान के अंतर्गत यानी कि जितना भी सारी चीज़ें सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, सिविल लॉ हो गया, कुछ भी हो गया, संविधान के नीचे रहता है, उसके अंडर में आता है, इसलिए संविधान लिखा गया। ठीक, आईपीसी जानेंगे कि आईपीसी क्या है। आईपीसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, उसको पूरा नाम है इंडियन पैनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता। जब आप कभी देखेंगे कि जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें भा द स, उसमें भा द स रहता है, जिसको कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कि भा द स क्या होता है, तो वही होता है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। अब आईपीसी क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। आईपीसी ये भी एक क्या है, मोटी सी किताब है। अब इसके बाद इसके अंदर जो है मारपीट डकैती जितना भी चीज़ होता है वो आईपीसी के अंडर में आता है। मारपीट हो गया, गैंगरेप हो गया, फिर गुंडागर्दी हो गया, चोरी हो गया, जितना और सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर में आती हैं, आईपीसी के अंदर में आती हैं। तो इसमें क्या है, सेक्शन, यानी सेक्शन का मतलब धारा, इसमें सेक्शन लगा होता है, सेक्शन लगा होता है, धारा लगा होता है। तो इसको संभालता कौन है, पुलिस। जो आईपीसी होता है वो किसके अंडर में होता है, पुलिस के अंडर में होता है, और वो गुंडागर्दी और सब चीज़ों के अधीन होता है। वो सारी चीज़ें, अगर कोई चोरी कर दिया, चाहे गुंडागर्दी, किसी को कोई मार दिया है, तो उसको वो किसके अधीन होगा, आईपीसी के अधीन होगा। उस पर क्या चलेंगे, सेक्शन चलेगा, और कौन चलाएगा, पुलिस चलाएगी। ठीक, पुलिस चलाएगी। और इसके बारे में हम गिरफ्तारी के बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सेक्शन का मतलब क्या होता है, धारा, इसको कौन लगाता है, पुलिस लगाती है। जाहिर सी बात है। देखिए, हम आपसे बता दें कि पुलिस, थाना पुलिस कुछ नहीं होता। अगर एक बार आप दिल से पढ़ लें पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब सारी चीज़ें आप पुलिस से नाम मत लगाएंगे। पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो एक व्यक्ति को नागरिक का सम्मान देता है, उसको एक प्रोफेशनल बनाता है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बहुत बार ऐसे लोग कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए हो, क्यों लिए हो, छोड़ दो, है वगैरह बातें। उनको नहीं पता कि पॉलिटिकल साइंस के इतना अंतर्गत आता है। तो इस सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आपको बेहद आसान हो जाएगा कि क्या है, किस तरह गिरफ्तारी होती है, क्या है, कितना क्या है, देना पड़ता है, सिंपल। तो उसी तरह सेक्शन यानी कि धारा, इसको कौन लगाता है, पुलिस लगाती है। इसे बताया मतलब मारपीट गुंडागर्दी इतना आता है, किसका अधीन आता है, आईपीसी के अंदर अधीन आता है, जिसमें भारतीय दंड संहिता। अब एग्जाम्पल पे क्या है, जैसे धारा 307 हो गया, जिसमें हत्या की कोशिश, कोई व्यक्ति कोशिश किया और बच गया हो, उस पर कौन सा धारा लगता है, 307 लगता है। अब धारा 302 यानी कि व्यक्ति किसी ने किसी को मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई हो,
तो धारा 302 मैं कभी फिलहाल आज तो इतना ही बताऊंगा, कभी अगर ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मतलब सारे थोड़ा थोड़ा करके सारे धाराओं के बारे में, सारे सेक्शन के बारे में बता दूंगा कैसे क्या है। फिर धारा 376, धारा 376 जो है क्या है, बलात्कारी का एक्शन, उस पर जो निर्णय लेना होता है सेक्शन उस धारा में, यानी 302 में क्या निर्णय है, क्या व्यक्ति मुजरिम को क्या सज़ा होगी क्या नहीं होगी, वो धारा 302 में आता है। फिर उसके बाद इतना हो गया आईपीसी, आप लोग समझ गए किसके अंदर में आता है, पुलिस के अंदर में आता है, सेक्शन धारा जो लगाया जाता है। अब बात करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी का पूरा नाम क्या होता है, क्रिमिनल पैनल कोड। क्रिमिनल पैनल कोड जो होता है सीआरपीसी का पूरा नाम क्या होता है, क्रिमिनल पैनल कोड सीआरपीसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो सेक्शन तो धारा तो होती ही है, साथ में क्या होता है कोड। इसमें आईपीसी में पुलिस देखता है और सीआरपीसी में कौन देखेगा, अदालत। एक सीआरपीसी जो अंदर किसके अंदर में आता है, अदालत के अंदर में आता है, अदालत इसके अंदर में आता है। और आईपीसी जो है पुलिस के अंदर में आता है और पुलिस के अंदर में आईपीसी आता है। ठीक, अब बात करते हैं, और इतना तो आप समझ गए सीआरपीसी यानी कि जैसे कोई व्यक्ति हो गया, अभी बताएंगे कि जैसे अदालत, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस किसी को गिरफ्तार किए, उसको 24 घंटे में कहाँ पेश करना होता है, कोर्ट। तो कोर्ट का मामला क्या होता है, कोर्ट क्या सेक्शन लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, दफ़ा 203 दफ़ा 204 के अधीन, जैसे जज साहब बोलते हैं ना, कि जज लोग बोलते हैं कि दफ़ा 302 के तहत आपको ये चीज़ें किया जाता है, कार्रवाई किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें किस में आता है, सेक्शन यानी कि कोड सीआरपीसी में आता है, क्रिमिनल पैनल कोड। अब बात करें संविधान, यानी कि संविधान के अंदर में जितना सब कुछ आता है हमारा सिविल लॉ, आईपीसी और सीआरपीसी उसके अंदर में आता है। सिविल लॉ के मतलब समझ आपको बताया हूँ कि सीपीसी यानी कि क्रिमिनल पैनल कोड, ये सिर्फ प्रॉपर्टी लॉ है सारी, जिसमें गुंडागर्दी चीज़ें नहीं आती। आईपीसी के बारे में जानते हैं, आईपीसी कौन देखता है, ये पुलिस देखता है आईपीसी। और आईपीसी पूरा नाम इंडियन पैनल कोड। इसमें गुंडागर्दी मारपीट जो तमाम चीज़ें होती हैं वो आईपीसी में आती है। और सीआरपीसी में जो जज साहब जो लगाएंगे, जज साहब जो देखेंगे वो कोर्ट में, यानी कि सीआरपीसी जो होता है वो कोर्ट के अधीन होता है, कोर्ट में चलता है। इतना समझ में आ गया। अभी हम आपको आगे बताएंगे पुलिस कस्टडी क्या है, पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, कैसे गिरफ्तारी होती है, कितना घंटा में पेश करना होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल इतना अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। तो आइए हम लोग क्या जानेंगे, इसके पहले हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। हम कुछ जानेंगे तब तो क्या है, जैसे आपको बताएं कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या अंतर होता है और चीज़ें बताएंगे। तो आर्टिकल 22 जो क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 हमारा क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ अरेस्ट। तो गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब जब कोई गिरफ्तारी करता है तो किस माध्यम से गिरफ्तारी करता है, क्या होगा उसके बाद, क्या प्रक्रिया होगी, वो सारी चीज़ें होता है। आर्टिकल 22 बताता है गिरफ्तारी से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफ अरेस्ट। अब बात करते हैं दंडात्मक अपराध की। दो तरह का, एक निवारक अपराध, दंडात्मक अपराध यानी कि और निवारक अपराध, ये चीज़ है। दंडात्मक अपराध और निवारक, मिस्टेक हो गया हाँ, दंडात्मक अपराध और निवारक अपराध। दंडात्मक अपराध क्या होता है, यानी कि दंडात्मक अपराध क्या होता है, अपराध के बाद। अपराध के बाद का मतलब ये होता है कि जैसे आप अपराध कर दिए हैं उसके बाद जो अरेस्ट किया जाता है वो होता है यानी कि पुनिटिव डिटेंशन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुनिटिव डिटेंशन। यानी अपराध, दंडात्मक अपराध यानी अपराध के बाद किया गया जो कार्य होता है, अपराध के बाद जो किया गया होता है उसको पुनिटिव डिटेंशन इंग्लिश में कहते हैं। और जो निवारक अपराध है जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो क्या होता है, अपराध के पहले, यानी कि जिसको अपराध, जो अपराध अभी किया नहीं हो, करने वाला हो या किया नहीं हो, उसको अपराध के पहले अरेस्ट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पुनिटिव डिटेंशन इंग्लिश में। ये बताएंगे क्या है। फिलहाल दंडात्मक अपराध को यानी अपराध के बाद, यानी कि जैसे आप किसी को मार दिए हैं, गुंडागर्दी कर दिए हैं, कहीं किसी से झगड़ दिए हैं, तो उसमें अपराध के बाद आपको अरेस्ट किया। जैसे कोई आता है 100 नंबर इसमें चल रहा है, 112 नंबर चल रहा है, वो आएगी आपको, या तो सुलहनामा कुछ होता है, सुलहनामा करने का, अगर करती है यही मामला शांत है तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं तो ये होता है
कि आपको ये आता है, कोई तो कहता है आपको थाने में चलना पड़ेगा, थाने में। तो आप जब थाने में जाते हैं तो वहाँ FIR नाम का दर्ज होता है, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बारे में बताएंगे आपको, जिसको पुनिटिव डिटेंशन। आपको तो पहले जब अरेस्ट करेंगे या जाएंगे तो आपको पहले क्या चाहिए, आपको पहले वारंट दिखाएंगे कि मतलब इस जुर्म में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इस जुर्म में आपको थाने पे आना है, इस जुर्म में आपको ले जा रहे हैं। फिर 24 घंटे में, यानी कि जो पुलिस का काम होता है वो आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, लेकिन उसका जो मेन कारण क्या होता है, उसको 24 घंटे के अंदर, आप कभी देखे होंगे कि जब कोई थाने में जाता है तो वो सुबह जाता है या शाम को चला आता है, रात सुबह में चले, यानी 24 घंटा उसको थाने में बस रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो 24 घंटा में उसको क्या कर दिया तो छोड़ देते हैं, या बड़ा मामला है तो क्या करते हैं 24 घंटे में मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश करते हैं। ये वकील की बात, इस समय वकील की बात की जा रही है, यानी वकील का मतलब जैसे आप चाह रहे हैं वकील खोजना चाहते तो आप वकील खोजेंगे, केस लड़ना चाहते तो केस लड़ लें, या मुकदमा करना चाहते तो मुकदमा कर लें। तो ये होता है वकील। अरेस्ट करने से पहले वारंट दिखाना पड़ता है, 24 घंटे के बाद वकील के सामने पेश करना पड़ता है। और आप चाहते हैं वकील तो मुकदमा चलाना चाहते हैं तो आप वकील द्वारा मुकदमा चलाएं। ये होता है दंडात्मक अपराध, यानी अपराध से पहले, जब कोई अपराध नहीं, अपराध के बाद, यानी कि जैसे कोई कुछ भी अपराध कर दे उसके बाद जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको इंग्लिश में पुनिटिव डिटेंशन कहते हैं। ये होता है दंडात्मक अपराध। अब बात करते हैं निवारक अपराध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपराध के पहले, अपराध के पहले का मतलब जैसे कोई चीज़ हो रहा है, आप अपराध करने वाले हैं, किसी को खबर लग गई तो आपको पहले अरेस्ट कर सकता है वो। उसमें ये बात नहीं हुई, जैसे यही है इसमें दंडात्मक अपराध यानी कि के पहले इसमें वारंट की बात की गई। अगर आप थोड़ी है कि आप कोई मर्डर कर दिए, आप लोग सब जान रहे हैं, तो आपको वारंट फिर थोड़ी दिखाए, पुलिस वाला 2 थपड़ा मार के थाने में लेके जाएगा, बंद करके भर कूटेगा, उसके बाद जो करेगा तो ये बात आती है दंडात्मक अपराध में, यानी कि अपराध के बाद। अब प्रिवेंटिव यानी पहले, जैसे ये जिस समय हमारे मोदी जी हमें कश्मीर से 370 हटाए थे, तो उस समय कई वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे उनको क्या किया गया, उनको काम करने से, यानी 370 हटाने से पहले उनको क्या कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मोदी जी क्या किए, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय मंत्रिमंडल उनको पहले ही अरेस्ट करवा लिए, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउस अरेस्ट, यानी घर से नज़रबंदी। इसके बारे में बात बताएंगे तो इसको समझते हैं। अपराध के पहले जिसको अरेस्ट कर लेते, मतलब वो लोग गोला बारूद तो अपराध तो एक करने वाले नहीं थे, लेकिन जुबान से जो गोला बारूद, जैसे आप लोग समझते हैं कि आजकल के ज़माने में जो कट्टा बारूद से जो गोला बारूद नहीं निकलता है, जिससे कुछ नहीं होता है, उतना उससे ज़्यादा जुबान से निकलता है। तो ये बात आती है। तो वो लोग जैसे अगर भाषण करते तो खुले रहते, तो भाषण करते कि ऐसे 370 हटाया जा रहा है चीज़, अगर पहले अरेस्ट नहीं करते उनको ना, तो आज कश्मीर का अलग ही शक्ल होता है। ये चीज़ बात है, कश्मीर का जो होता है अलग शक्ल होता है, कश्मीर का पता रहता कि नहीं रहता ये तो जानते हैं। तो निवारक अपराध यानी कि प्रिवेंटिव जैसे अपराध के, इसलिए उनको पहले क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब बात आते रूलेट टेट यहाँ लिखा गया है, इसको बारे में समझ लेंगे। आप कंफ्यूज होंगे कि रूलेट टेट की बात क्यों किया गया है। रूलेट टेट जिस समय मतलब रूलेट टेट का हम लोग जो विरोध कर रहे थे, हमारे ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि बिना अपील बिना दलील के लोगों को, कि हमारे भारतीय लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, बिना अपील के बिना दलील के। तो इसमें भी वही बात है, बिना अपील के बिना दलील के, आपकी बिना पूछताछ के, बिना कुछ भी कहे आपको अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें अपील दलील की बात नहीं है, ना ये कोई वकील आपको छुड़ाने आएगा। ये बात आती है निवारक अपराध प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब बात करें हाउस अरेस्ट, नज़रबंद। हाउस अरेस्ट इस समय जब इनको जब अरेस्ट किया जाता है तो हाउस अरेस्ट का मतलब उनको घर में ही रहना, न किसी से मिलना, न जुलना, टीवी कनेक्शन, फ़ोन कनेक्शन, आपका सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा, सारा कुछ काट दिया जाएगा। सिर्फ आपको जितने लोग घर में उनसे बात करना है, उनके साथ रहना है, खाना पीना, और बाकी बाहरी चीज़ किसी लोगों से नहीं मिलना। ये होता है हाउस अरेस्ट। खाइए पीजिए मस्त रहिए, किसी से दुनियादारी से आपको मतलब नहीं। ये होता है हाउस अरेस्ट। उन लोगों को क्या किया जाता है, नज़रबंद, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नज़रबंद कहते हैं, तो उसको हाउस अरेस्ट कहा जाता है। तो मुझे आशा भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा, समझा रहे हैं। तो इसको भी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। बाकी जो अगर कुछ पूछना चाहिए तो हमसे पूछ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, फिर इसके बारे में आगे बता रहे हैं क्या है। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या जानेंगे। इसके पहले तो हम लोग जाने हैं कि
जैसे क्या चाहिए आप जानेंगे कुछ चीज़ों के बारे में, जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कुछ तथ्य हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्या है, इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है, पूछताछ। यानी कि कोई भी जब आपको वारंट, जिसे बताएं वारंट जब कोई दिखाता है उसमें आता है कि पूछताछ, यानी कि पहले आपको आएगी जब पुलिस अरेस्ट करने के लिए तो आपसे पूछताछ करेगी, ले जाएगी। जैसे आते हैं ना, कोई आता है तो ले जाता है कि आप मारपीट कैसे किए हो, क्यों किए हो, क्या कारण था, ये होता है इंट्रोगेशन में आता है, यानी कि जिसको कहते हैं पूछताछ। अब बात करते हैं दूसरा, कस्टडी, यानी कि हिरासत। कस्टडी का मतलब यह होता है किसी को हिरासत में लेना, यानी कि उनको हिरासत में लेना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी, जो होगा वो होगा। जैसे आप कोई संगीन अपराध कर दिए या करने वाले हैं तो आपको हिरासत में ले लिया गया, हिरासत में ले लिया, उसके बाद आप करें ना करें वो तो करते हैं। फिर हो गया कस्टडी, हिरासत में या हिरासत में लेना या हिरासत, दोनों बातें। तीसरा क्या है, अरेस्ट। हिरासत और अरेस्ट में बहुत अंतर होता है। हिरासत वो होता है कि अभी आप मतलब आपको सिर्फ आम आदमी के तौर पे आपको लाया गया है, आपको पूछताछ करने के लिए कि आप किए हैं कि नहीं, कि आपके ऊपर कोई सेक्शन या कोई जुबान नहीं लगा, जैसे होता है। मतलब फिर उसके बाद हो जाता है सुलहनामा उलहनामा। तीसरा क्या है, अरेस्ट। अरेस्ट क्या है, अरेस्ट में जब आप लोग देखेंगे, अरेस्ट जैसे कोई व्यक्ति कोई जुर्म करता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, सेक्शन लग जाता है। कोई गुंडागर्दी का तो उस पर IPC का सेक्शन लगता है, पढ़ाया हूँ तो बताया हूँ, सेक्शन लगता है IPC का, तो उस पर लग जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, कहीं पकड़ेंगे, कहीं आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको अरेस्ट कर लेंगे, तो इसको गिरफ्तारी कहते हैं। हिरासत अलग होता है, गिरफ्तारी अलग होता है। हिरासत में लेना, वो भी उन पर कोई दबाव नहीं, कोई FIR कोई सेक्शन वेक्शन नहीं है, सिर्फ उनको पूछताछ के लिए कि आप क्यों किए हैं, कैसा क्यों, आप उसके बाद नहीं करना, ऐसा गलती मत करना दोबारा, ये होता है। फिर अरेस्ट जो होता है, गिरफ्तारी, उसमें अरेस्ट आप लोग कहीं रहेंगे, आपको पकड़ के जाएंगे। फिर चौथा क्या है, पुलिस रिमांड, 15 डेज जांच सबूत। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है, पांचवा क्या है, जुडिशियल कस्टडी, जेल, जेलर। जैसे कस्टडी हमारे कितने प्रकार की होती है, कस्टडी हमारी 2 प्रकार की होती है, एक जुडिशियल कस्टडी, एक पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी जो होती है वो पुलिस के अंडर में आती है, जिसको पुलिस स्टेशन के अंडर में आता है, जिसको पुलिस चलाती है। फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी जो है वो जेल में आता है, जिसका माध्यम जेलर होता है। उसको इन सब सारा चीज़ मामला कौन देखता है, जज देखता है। जुडिशियल कस्टडी किसके अंदर में आता है, जज के अंदर में आता है। ऐसे होता है ना कि कारागार में भेजा जा रहा है उनको, तो ये होता है जुडिशियल कस्टडी। तो उसी की तरह रिमांड पे है, यानी कि पुलिस रिमांड, यानी कि जैसे आप कोई जुर्म किए, सेक्शन लग गया, 24 घंटा के बाद आपको जज के सामने पेश किया गया, जज जो है आपको भेज दिए कि आपको 10 दिन के लिए आपका, अभी तो 10 दिन, अभी कोई आपको सुनवाई नहीं है, कुछ केस में फंसा हुआ है। जैसे होता है ना कि आपको 10 दिन 203 के दफ़ा 204 के दफ़ा आपको हिरासत में भेजा जाता है, हिरासत में भेजा जाता है, क्या कारण वो चीज़ होता है। तो जब आप भेज दिए जाते हैं जेल में, तो उसके बाद जो होता है आपके खिलाफ तो सबूत जुटाना चालू रहता है, आपकी खोज जारी रहेगी, मतलब कैसे कैसे क्या हुआ है सारी चीज़ें। तो जब पुलिस कुछ पूछताछ के लिए जाती है तो किसके पास जाती है, जब कभी उसको पूछताछ करना रहता है तो जज के पास जाएगी, जज से सलाह लेगी, जज से परमिशन लेगी कि जज साहब मुझे जो होता है, मुझे इस जो मैं कई मुजरिमों को दिया था, मुजरिम को दिया था, उसको हमें चाहिए, उसे पूछताछ करने के लिए कैसे कैसे क्या हो। तो जज उसको परमिशन देंगे जेलर को, तो जेलर जो होगा, जेलर जो उसको उस व्यक्ति को बाहर निकालेगा कितने दिन के लिए, जो चाहे 15 दिन कंटिन्यू होता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन उससे अगर ज़्यादा चाहिए, ज़रूरत है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 दिन। तो उसी को क्या कहते हैं, पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड का मतलब वही होता है, जब जुडिशियल कस्टडी से निकल के आते हैं तो उसको पुलिस रिमांड कहते हैं। जब पुलिस अपने यहाँ जुडिशियल कस्टडी से उठाकर जब पुलिस लाती है अपने यहाँ, तो उसको पुलिस रिमांड कहते हैं। कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जांच सबूत जो होते हैं वो चालू रहते हैं, जांच सबूत करने के लिए ये होता है, इसको कहते हैं पुलिस रिमांड। जुडिशियल कस्टडी आपको बताया हूँ, जो जज के अंदर में आता है वो होता है, उसका मालिक जेल, जैसे जेल हो गया, जेल का मालिक कौन होता है, जेलर होता है, उसकी देखरेख कौन करता है, जेलर करता है। और पुलिस स्टेशन है, उसका पुलिस स्टेशन जो है, पुलिस कस्टडी जो उसका कहाँ है, पुलिस स्टेशन, और उसका रखवाला कौन करता है, पुलिस करता है। उसमें जो
पुलिस अधिकारी होते हैं, बड़े अधिकारी जो होते हैं, एसीपी वगैरह हो गए, तो वो लोग करते हैं। तो ये होता है पुलिस कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस रिमांड, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, ये सारी चीज़ें होगी। फिर इस पे जो होता है, जैसे आप अरेस्ट हो गए तो उस पर आपको चार्जशीट लगा के भेज दिया जाता है। चार्जशीट भी आप लोग को भी बताएंगे चार्जशीट क्या है, एनकाउंटर कैसे होता है, एनकाउंटर कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मेरा वीडियो अगर लाइक लगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वैसे तमाम